सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंसेप्ट ऑफ अपील्स। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। अगर हम अपील्स की बात करते हैं तो अपील 4 तरह की होती हैं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। एक तो बेटा अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, ठीक है। अपील्स आप सीखना चाहते हैं, अपील्स 4 तरह की होगी। अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, दूसरा है सेकंड अपील, और तीसरा है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, और चौथा है अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ अपील, ये आज की क्लास में हमारा टारगेट है। अगर आप अपील पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो वो क्या कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपील के कंसेप्ट पे आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन। चलिए आप बताइए, आपको पता है क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन? मैं बता देता हूं आपको। जुरिस्डिक्शन मींस पावर ऑफ कोर्ट। आप मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन बोले तो पावर ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ कोर्ट टू एंटरटेन, पावर ऑफ कोर्ट टू एंटरटेन एनी सूट। ठीक है। आपको पता है कि हमारे कंट्री में हिरार्की ऑफ कोर्ट्स है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का अपना खुद का जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन है। जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं उन सब का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, अपना अपना काम करने का दायरा होता है। अगर ब्रॉडली हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि 4 तरह का जुरिस्डिक्शन होता है। ये जो जुरिस्डिक्शन है ये 4 तरह का होता है, 4 तरह का हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा होता है बेटा एपिलेट, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, तीसरा है टेरिटोरियल, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और चौथा है पिक्यूनरी, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। तो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को आप 4 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। एक है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, तीसरा है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और चौथा है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। जब पहली बार केस फाइल होगा, जिस कोर्ट में पहली बार केस फाइल होगा उसे बोला जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कोर्ट इज हैविंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मान लीजिए पहली बार केस फाइल हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या हुआ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और हाई कोर्ट में उसकी अपील हो गई, तो हाई कोर्ट का क्या हुआ, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। यानी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अगर हायर कोर्ट में अपील हो जाती है तो जहां पर आप अपील करते हैं उस कोर्ट को बोला जाता है कोर्ट इज हैविंग अपीलेट जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कई बार
कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एरिया के हिसाब से बांट दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मद्रास हाई कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन है, बॉम्बे हाई कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन है। तो हर कोर्ट का अपना अपना एरिया होता है। वो कोर्ट उस एरिया के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एरिया के हिसाब से कोर्ट की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। कई बार ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है, यानी मॉनेटरी लिमिट के हिसाब से जुरिस्डिक्शन बताते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 20 लाख का केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, 1 करोड़ तक का केस है तो स्टेट कमीशन में जाएगा, और उससे ऊपर है तो बड़े कोर्ट में जाएगा। तो कई बार मॉनेटरी लिमिट प्रिस्क्राइब की होती है और उस मॉनेटरी लिमिट के हिसाब से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बताया जाता है। तो जुरिस्डिक्शन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन मींस पावर टू कोर्ट टू एंटरटेन एनी सूट। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इन दो को यूज करेंगे ज्यादा, तो ओरिजिनल एंड एपिलेट। यानी आज के इस सेशन में एक तो ओरिजिनल हम यूज करेंगे और दूसरा हम एपिलेट करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल आप समझ गए, जुरिस्डिक्शन की क्लास नहीं है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस कंसेप्ट के ऊपर। बस आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जहां पहली बार केस फाइल हुआ उस कोर्ट को बोला जाएगा हैविंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और जहां उसकी अपील हुई तो इस बात को बोला जाएगा कोर्ट हैविंग अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो अपील आपको कैसे कैसे कर सकते हैं, अपील कब कब कर सकते हैं, किस किस ऑर्डर के ऊपर आप अपील कर सकते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। एक चीज और मैं बता देता हूं बेटा, क्योंकि आप अपील किस पे करते हैं, आप अपील करते हैं जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है। कोर्ट जो डिसीजन देगा उसको हम या तो बोलेंगे डिक्री, या हम उसको बोलेंगे ऑर्डर, ठीक है, या हम उसको बोलेंगे जजमेंट। ठीक है, तो डिक्री क्या है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। डिक्री क्या है, ऑर्डर और जजमेंट, ये तीनों कंसेप्ट आपने अच्छे से सीखने हैं। डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट। डिक्री मीन्स डिसीजन ऑफ द कोर्ट। डिक्री मीन्स, ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आपको अपील किस पे करनी है, कोर्ट के डिसीजन पे। यू वर द पार्टी टू डिस्प्यूट, कोर्ट ने डिसीजन दिया है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस डिसीजन से, तो आप अपील कर सकते हो। तो डिक्री क्या है और ये डिसीजन क्या है, ये तीन तरह का हो सकता है। या तो ये डिक्री है, या ये ऑर्डर है, या ये जजमेंट है। आपको इन तीनों कंसेप्ट की बात पता होनी चाहिए। डिक्री मीन्स डिसीजन ऑफ द कोर्ट, डिसीजन ऑफ द कोर्ट which determines rights and obligations, rights and obligations of parties, which determines rights and obligations of parties। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्री। डिक्री दो तरह की होती है, प्रीलिमिनरी होती है, फाइनल होती है। चलो उसकी बात हम नहीं करेंगे, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यहां डिक्री नहीं सीखनी, हमें यहां ऑर्डर नहीं सीखना, हमें तो यहां अपील के कंसेप्ट को सीखना है। तो डिक्री का मतलब कोर्ट का वो डिसीजन जो पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को
डिसाइड करता है, फाइनली केस को डिस्पोज ऑफ करता है, तो उसे बोला जाता है डिक्री है जी। ये कोर्ट की डिक्री आ गई। कोर्ट की डिक्री जिस पार्टी के पक्ष में आती है उसको बोला जाता है डिक्री होल्डर, और जिस पार्टी के अगेंस्ट आती है उसको बोला जाता है जजमेंट डेटर। तो जजमेंट डेटर जो है वो चाहे तो अपील कर सकता है। अपील जब कब करेगा, जब हम उसे करने देंगे, हम अपील के कंसेप्ट को पढ़ेंगे और बताएंगे कब कब वो अपील कर सकता है। ऑर्डर क्या होता है बेटा? ऑर्डर मीन्स डिसीजन। ऑर्डर मीन्स decision of the court that is not a decree। यानी कोर्ट बहुत सारे डिसीजन देता है बेटा। जरूरी नहीं है कि हर डिसीजन में वो पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताएगा, ठीक है। जब कोर्ट पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताएगा, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर पर, जिस मुद्दे पर डिस्प्यूट है उस मुद्दे पर, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी प्लेंटिफ की है या डिफेंडेंट की है, कोर्ट इस बात को बताएगा, तो इस बात के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताएगा, तो हम बोलेंगे कि डिक्री है। कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग जस्टिस, कोर्ट बहुत सारे और भी डिसीजन देता है, तो हर डिसीजन डिक्री नहीं होता। जो डिसीजन डिक्री नहीं होता उसे हम बोलेंगे ऑर्डर, ठीक है सर। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिक्री और ऑर्डर का बेसिक डिफरेंस क्या है? कोर्ट का हर डिसीजन डिक्री नहीं होता। जो डिसीजन डिक्री नहीं होता उसे हम बोलेंगे ऑर्डर। और डिक्री क्या चीज होती है? जब कोर्ट पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को फाइनली डिसाइड करता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या है जी? कोर्ट की डिक्री है। जजमेंट क्या है? जो डिक्री होगी बेटा, डिक्री के साथ कोर्ट रीजंस बताएगा कि उसने किस ग्राउंड पे, ठीक है बेटा, रीजंस, और आप कह सकते हो ग्राउंड्स, ग्राउंड्स ऑफ डिक्री इन राइटिंग। कोर्ट जब लिखित में यह बताएगा कि पार्टीज के पक्ष में डिसीजन दिया है तो वो क्यों दिया है, किसी पार्टी के अगेंस्ट में डिसीजन दिया है तो क्यों दिया है, जब वो ये बात बताएगा तो उसे बोला जाएगा कि कोर्ट ने क्या दिया है जी? कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। तो ये तीनों कंसेप्ट बेटा आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद हम क्या समझ सकते हैं कि जी अपील किसको कहते हैं। इसके बाद की बात यहां से कहानी शुरू होती है। आपको समझ में आना चाहिए डिक्री क्या है, आपको समझ में आना चाहिए ऑर्डर क्या है, और आपकी समझ में आना चाहिए जजमेंट क्या है। इससे पहले भी आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। इससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। जुरिस्डिक्शन 4 तरह का होता है। 4 टाइप्स का जुरिस्डिक्शन की कोर्ट की पावर को आप 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को बोलेंगे कोर्ट इज हैविंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरे को बोलेंगे कोर्ट इज हैविंग अपेलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि केस जहां पहली बार डिसाइड होगा उसे बोला जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि जब आप ओरिजिनल डिक्री के ऊपर अपील करेंगे तो उसे बोला जाएगा अपेलेट जुरिस्डिक्शन। जिस कोर्ट में अपील की जाएगी तो उसे बोला जाएगा अपेलेट अथॉरिटी। यानी आपको पता होना चाहिए कि किस अथॉरिटी के पास आप अपील कर सकते हैं। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब यह है कि मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन, कि जब कोर्ट की मॉनेटरी लिमिट बताई जाएगी कि इतने वैल्यू तक का कोर्ट केस एंटरटेन कर सकता है, तो उसे बोला जाएगा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि जब एरिया के हिसाब से जब कोर्ट की पावर बताई जाएगी कि इतने एरिया में ये कोर्ट डिसीजन ले सकता है, तो उसे बोला जाएगा क्या? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन 4 तरह का होता है, आपने ये बात याद रखनी है। इस सब की जानकारी लेने के बाद, इतनी नॉलेज को हासिल करने के बाद, अब हम समझने के लायक बने हैं कि अपील का मतलब क्या होता है।
तो अपील 4 तरह की होगी ही। पहली अपील क्या होगी? अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। आओ बेटा, पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ठीक है, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री मे बी प्रेफर्ड। आपने ध्यान से सुनना है, मे बी प्रेफर्ड फ्रॉम एवरी डिक्री, यानी एवरी डिक्री इज अपीलेबल। याद रखना है बेटा कि कोई भी डिक्री है, अगर वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से आई है, यानी पहली बार कोर्ट ने केस एंटरटेन किया था, कोर्ट ने अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया था, वहां से जो डिक्री आई उसे बोला जाएगा ओरिजिनल डिक्री। और हर ओरिजिनल डिक्री अपीलेबल होती है, आप उस पर अपील कर सकते हैं। पास्ड बाय एनी कोर्ट, यानी ये बात आपने याद रखनी है कि कोई भी कोर्ट डिक्री पास करेगा, ठीक है, अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कोई भी कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अगर एक्सरसाइज कर रहा है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूज कर रहा है, तो वो डिक्री अनाउंस करता है, तो वो हर डिक्री अपीलेबल है, आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, जो कोर्ट के सामने डिसीजन होगा, शाबाश, आओ बेटा आओ, थोड़ा सा और मैं इस फर्स्ट पॉइंट को मैं और अच्छे से समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो कोर्ट के सामने जो भी पेंडिंग केस है, तो कोर्ट ने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन है कि कसूर किसका है, ये सवाल है। गलती माइंड कौन है, गलती किसकी है, धोखा किसने दिया, वायदा किसने तोड़ा, गलत काम किसने किया, टोट किसने किया। कोर्ट के सामने ये सवाल है, तो ये सवाल 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, या तो ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, या ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, या तो ये क्या है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, या ये क्या है क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? देखो बेटा, सरकार कानून बनाती है, सरकार जब कानून बनाती है तो वो फ्यूचर के लिए बनाती है। फ्यूचर के लिए जब कानून बनाया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी कानून बनाया गया वो इनएडिक्वेट साबित होता है, वो नाकाफी साबित होता है। तो ऐसे में कोर्ट एक्सक्यूज तो नहीं कर सकता, कोर्ट को तो अपना डिसीजन देना ही होगा। जब कोर्ट लॉ की इनएडिक्वेसी में अपना डिसीजन दे तो उसे बोला जाता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ए ने कहा बी ने मेरे पैसे मार लिए, ए ने कहा बी ने मेरे पैसे मार लिए, पैसा वापस नहीं कर रहा बी मेरा, तो कोर्ट को अब डिसीजन देना है कि वाकई में क्या बी ने पैसे मार लिए। तो जो पार्टी बेटर एविडेंस प्रोवाइड करेगी, ए अच्छा एविडेंस प्रोवाइड करेगा तो फैसला ए के पक्ष में जाएगा, बी अच्छा एविडेंस पेश करेगा तो फैसला बी के पक्ष में जाएगा। ये एविडेंस का खेल है, जो चीज एविडेंस का खेल है उसको बोला जाता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो कोर्ट के सामने चाहे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो चाहे क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, अगर कोर्ट ने ओरिजिनल डिक्री अनाउंस की है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया है, तो हर डिक्री अपीलेबल है। हम पूछेंगे नहीं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। आई थिंक आप समझ गए हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है। जहां कानून जो सरकार ने बनाया है वो काफी नहीं है, कोर्ट ने अपना दिमाग लगाया, कानून ने कोई उसकी मदद नहीं करी। यूजुअली क्या होता है कि कानून बनाया जाता है सरकार द्वारा, सरकार कानून बनाती है, कोर्ट उस कानून का यूज करता है, पार्टी को न्याय देता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कानून सरकार बना के देती है वो नाकाफी होता है, वो इनएडिक्वेट होता है और कोर्ट को अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। जब कोर्ट अपना दिमाग यूज करके डिसीजन देता है तो उसे बोला जाता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का
जब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से डिक्री आई है, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, वो जी हर डिक्री अपीलेबल है, चाहे किसी भी कोर्ट ने दी है। अगर उसने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया है तो वो डिक्री अपीलेबल है, उस डिक्री पे अपील हो सकती है। ठीक है, चाहे उसके अंदर बेटा पॉइंट ऑफ लॉ हो, या उसके अंदर बेटा पॉइंट ऑफ लॉ हो, चाहे उसके अंदर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, चाहे उसके अंदर बेटा क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ लॉ नहीं देखेंगे, पॉइंट ऑफ फैक्ट नहीं देखेंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं देखेंगे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं देखेंगे। ये देखेंगे कि क्या ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से डिक्री आई है। हाँ जी, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से डिक्री आई है तो ये अपीलेबल है। ठीक है, फर्स्ट अपील। सेकंड अपील लाई टू द हाई कोर्ट। अगर आपने देखो बेटा, पहले आपने केस फाइल किया, ठीक है, लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने केस फाइल किया, उसने डिसीजन दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने हायर को उससे ऊपर वाले कोर्ट में केस फाइल किया, आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सेकंड अपील करना चाहते हो, यानी दो कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो और आप अब चाहते हो कि आप सेकंड अपील करें। तो सेकंड अपील क्या आप कर सकते हैं? सेकंड अपील कहां होती है? पहले बात सुन लो, सेकंड अपील हाई कोर्ट के पास सेकंड अपील होती है। फॉर एवरी डिक्री पास्ड इन अपील बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट हैं, किसी भी कोर्ट ने, शाबाश बेटा, अपीलेट जुरिस्डिक्शन यूज किया है, यानी किसी भी कोर्ट ने फर्स्ट अपील को एंटरटेन किया है, अपना डिसीजन दिया है, लेकिन पार्टी फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर पार्टी फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सेकंड अपील कर सकती है। सेकंड अपील कहां होती है जी? आपको याद रखना है, सेकंड अपील हाई कोर्ट के पास होती है। आप इसको नोट भी कर लीजिए, जो सामने आप देख रहे हैं बेटा, आप इसको नोट भी कर लीजिए। सेकंड अपील लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री passed in appeal by any court subordinate to the high court। ठीक है, कोमा, if the high court is satisfied, अगर हाई कोर्ट संतुष्ट है, that the case involves a substantial question of law। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को नोट कर लीजिए। केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है, अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप उस पर सेकंड अपील कर सकते हैं। अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, फिर उस पर सेकंड अपील नहीं हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और सेक्शन 100 में एक्स पार्टी डिक्री आई है, आप उस पर अपील कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो बॉक्स बनाया है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अपीलेट डिक्री आई है और डिसीजन एक्स पार्टी हुआ है। एक्स पार्टी मतलब इन द अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो एक्स पार्टी का मतलब क्या है, आप नोट कर लीजिए। In the absence of one of the party, in the absence of one of the party। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आपने याद रखना है कि जब भी आप अपील लिखेंगे, आप कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, जब भी आप उस अपील को लिखेंगे तो उस अपील में आप बताएंगे कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसके बेस पर आप सेकंड अपील करना चाहते हैं, आप बताएंगे कि वो क्या चीज है। ठीक है, आप सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो भी है वो बताएंगे
कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर आप उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी कोर्ट को आपने सेटिस्फाई करना है कि जी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तभी सेकंड अपील हो सकती है, अदरवाइज सेकंड अपील नहीं हो सकती है। ठीक है सर, शाबाश। चलिए जी, हमने 4 तरह की अपील सीखनी है। पहले हमें सीखनी है, फर्स्ट हमें जो सीखनी है वो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सीखनी है। दूसरी हमें सेकंड अपील सीखनी है, और थर्ड हमें अपील्स फ्रॉम ऑर्डर सीखनी है। शाबाश। मैंने बताया ना बेटा आपको कि जो कोर्ट का डिसीजन होता है वो 3 तरह का होता है। डिक्री तो अपीलेबल है, डिक्री ओरिजिनल डिक्री भी अपीलेबल है, एपेलेट डिक्री भी अपीलेबल है। ओरिजिनल डिक्री चाहे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है चाहे क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो अपीलेबल है। ऑर्डर भी अपीलेबल है। जजमेंट तो डिक्री ही को ही जजमेंट बोल देते हैं। जब कोर्ट डिक्री के साथ रीजन बताएगा तो उसे जजमेंट हम बोल देंगे। अब ऑर्डर भी अपीलेबल है, तो हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता, हर डिक्री अपीलेबल होती है। सिलेक्टेड ऑर्डर अपीलेबल होते हैं। ये बात याद रखो कि ओनली सिलेक्टेड ऑर्डर्स आर अपीलेबल। तो वो जो सिलेक्टेड ऑर्डर्स हैं, जो सिलेक्टेड ऑर्डर्स जो अपीलेबल हैं वो क्या क्या हैं, आइए इसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। शाबाश। ठीक है, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स हमें बात करना है बेटा। सेक्शन 100(4) टू 100(6) ऑफ सीपीसी हमें यहां देखना है। शाबाश। वुड लाई ओनली फ्रॉम फॉलोइंग ऑर्डर्स, यानी हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, ये आपने बात याद रखनी है। एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। एवरी ऑर्डर, ये आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। ओनली सिलेक्टेड ऑर्डर्स आर अपीलेबल, यानी हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, केवल कुछ ऑर्डर ही अपीलेबल हैं। अगर आपके ऊपर अंडर सेक्शन 35A कुछ ऑर्डर हुआ है, ठीक है, तो आप इसको अपील कर सकते हैं। यानी झूठे मुकदमे में झूठा केस फाइल हुआ था आपके ऊपर, और कोर्ट में आपका जो लॉस हुआ है, जो खर्चा हुआ है, उसकी कंपनसेशन लेने के लिए आप सेक्शन 35A में अपील कर सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल हैं। अगर सेक्शन 91 में और 92 में, ठीक है, सेक्शन 91 में और 92 में आपके ऊपर ऑर्डर पास हुआ है तो उसको अपील कर सकते हैं। इसमें क्या आपको ऊपर ऑर्डर पास हुआ होगा, आप कोई केस फाइल करना चाहते हैं, लेकिन लॉ की रिक्वायरमेंट ये थी, रूल्स की रिक्वायरमेंट ये थी, केस तो आप फाइल कर लोगे, लेकिन केस तब फाइल कर पाओगे जब आप कोर्ट आपको परमिशन देगा। कोर्ट ने आपको परमिशन दी नहीं, तो सेक्शन 91 सेक्शन 92 कहता है कि आप कोर्ट के ऐसे ऑर्डर के ऊपर अपील कर सकते हैं। ठीक है, शाबाश। अंडर सेक्शन 95 में भी आप अपील कर सकते हैं, सी पॉइंट में देखेंगे, तो आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए बेटा। सेक्शन 91 में आप अपील कर सकते हैं, सीपीसी के सेक्शन 92 में आप अपील कर सकते हैं। An order under section 95 for compensation for obtaining arrest, attachment or injunction. An order under section 95 for compensation for obtaining arrest, attachment or injunction on insufficient ground. ठीक है, आपके ऊपर अरेस्ट का वारंट इशू हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का वारंट इशू हुआ है, आप पे स्टे ऑर्डर किसी ने ले लिया है। ठीक है, आप मकान बना रहे थे, तो मकान बनाते बनाते किसी पार्टी ने आपके ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिया है, तो कोर्ट के उस ऑर्डर के ऊपर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, डी,
an order under code imposing a fine or directing the detention or arrest of any person except in execution of decree. ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात नहीं कर रहे हैं. एन ऑर्डर अंडर कोड इम्पोजिंग अ फाइन. ठीक है, सीपीसी में आपके ऊपर फाइन इंपोज किया गया है. ठीक है, या डिटेंशन, प्रॉपर्टी की डिटेंशन का ऑर्डर हुआ है या अरेस्ट का ऑर्डर हुआ है, तो आप ऐसे ऑर्डर के ऊपर अपील कर सकते हैं. ठीक है, अपीलेबल ऑर्डर्स सेट अंडर रूल्स ऑफ सीपीसी, यानी सीपीसी के अंदर जो रूल्स हैं वहां पे बताया जाता है कि किस किस ऑर्डर के ऊपर अपील हो सकती है. तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये सिर्फ बात याद रखनी है कि हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं है. ओनली सिलेक्टेड ऑर्डर्स आर अपीलेबल. सेक्शन 35A का ऑर्डर जो है वो अपीलेबल हो सकता है, अपीलेबल है. सेक्शन 91 का ऑर्डर अपीलेबल है. सेक्शन 92 का ऑर्डर अपीलेबल है. सेक्शन 95 का ऑर्डर अपीलेबल है. फाइन आपके ऊपर इंपोज हुआ है, डिटेंशन ऑर्डर हुआ है या अरेस्ट ऑर्डर हुआ है, आप उसको अपील कर सकते हैं. ठीक है, और कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल हैं, कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, इसके लिए जो रूल्स हैं वो सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपको बताता है. ठीक है, शाबाश, आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है. ठीक है, ध्यान से आपने सुननी है. तो 4 हमें करने थे, 4 कंसेप्ट हमें करने थे, 3 हम कर चुके हैं और अब हम करेंगे अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट. शाबाश. अब हम करेंगे क्या, अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के पास कब कब अपील कर सकते हैं. शाबाश, सुप्रीम कोर्ट के पास आप कब कब अपील कर सकते हैं. तो आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हमारा उच्चतम न्यायालय है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है. यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद अपील कहीं नहीं हो सकती. मैक्सिमम अपील आप कहां कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं. तो यहां पर सेक्शन 109 आपको पढ़ना है. सेक्शन 109 आपको क्या कहता है, क्या क्या चाहिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के पास. अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी डिक्री इन अ सिविल प्रोसीडिंग ऑफ अ हाई कोर्ट. यानी जो केस हाई कोर्ट में फाइल हुआ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई. Appeal lie to the Supreme Court from any decree in a civil proceeding of a high court if the high court certifies. High court certify करेगा. High court क्या certify करेगा, High court ये certify करेगा कि केस के अंदर High court क्या certify करेगा कि there is substantial question of law. हाई कोर्ट क्या सर्टिफाई करेगा, हाई कोर्ट को यह सर्टिफाई करना होगा कि वहां पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है. ठीक है, या हाई कोर्ट ये आपको सर्टिफाई करके दे कि इस डिसीजन पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना चाहिए. यानी इन दोनों में से कोई एक बात आप सेटिस्फाई करो. हाई कोर्ट इन दोनों में से हाई कोर्ट इन दोनों बातों को सर्टिफाई करके दे. ये 2 पॉइंट हैं. हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करके दे, हाई कोर्ट या तो बोले कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, या हाई कोर्ट की ओपिनियन में उसको ये लगता है कि ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना चाहिए. द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. एंड सेकेंड, that in the opinion of high court the said question needs to be decided by the Supreme Court of India. ठीक है, ऑर्डर 45 भी इसके साथ हम पढ़ लेंगे. ऑर्डर 45 क्या कहता है, शाबाश, आपने ध्यान से मेरी बात सुननी है. सच अ प्रोसीजर इन अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट. रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, यानी ये जो 45 है ये क्या बताएगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स इन अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट. अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील भेज रहे हैं तो किस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है, ये सेक्शन ऑर्डर 45 आपको बताएगा. चलिए आइए सुप्रीम कोर्ट की अपील के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे.
तो आर्टिकल 132, 133, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 132, 133 एंड 134 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्डिनरी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करना चाहते हैं, आर्टिकल 132, 133, 134 आपको ये राइट दे रहा है। अपील इज अलाउड इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the constitution। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और हाई कोर्ट को लगता है कि ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट इसको बताए, तो अपील हो सकती है अंडर आर्टिकल 132, 133, 134। आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और हाई कोर्ट को लगता है कि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट देगा, तो शाबाश, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, तो आप हाई कोर्ट सर्टिफाई करके दे, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील कर सकते हैं, आप उसके पास ये अपील पहुंचा सकते हैं। आगे हम देखेंगे अपील्स इन सिविल केसेस। ठीक है, अगर आप किसी सिविल केस में सुप्रीम कोर्ट तक अपील करना चाहते हैं तो क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड, ये जो कंडीशंस हैं ये मस्ट बी फुलफिल्ड टू मेक एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस आपको माननी पड़ेंगी। डिसीजन अपील्ड अगेंस्ट मस्ट बी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट, हाई कोर्ट ने जो केस डिसाइड किया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, क्योंकि हमने पहले ये रूल बना लिया कि जो भी कोर्ट का जो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से डिसीजन आएगा, जो भी कोर्ट का ओरिजिनल डिक्री आएगी उसके ऊपर अपील हो सकती है। तो वो अपील कहां होगी, वो अपील हाई कोर्ट के अंदर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, शाबाश, सेकंड पॉइंट, सच जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर शुड बी गिवन इन ए सिविल प्रोसीडिंग। शाबाश, तो सिविल प्रोसीडिंग की अगर हाई कोर्ट ने सिविल प्रोसीडिंग में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूज किया है, यानी पहली बार सीधा केस कहां फाइल हुआ, हाई कोर्ट में, तो उसके ऊपर अपील तो कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, सच जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर शुड बी गिवन इन अ सिविल प्रोसीडिंग, सच क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। या ये तीन बातें सेटिस्फाई हो जाएं तो हाई कोर्ट आपको सर्टिफाई कर दे, सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो आओ बच्चों, एक बारी आज के इस लेक्चर को हम दोबारा से सुन लें। आप इस बातों को, इन सभी स्लाइड्स को नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैंने डिस्कस करे हैं। आपके क्वेश्चन में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन इन पर आ सकता है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि हमें 4 तरह का जुरिस्डिक्शन पता होना चाहिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है एक, जब केस पहली बार फाइल होता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन वो होता है जहां पर अपील होती है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वो होता है कि एरिया के हिसाब से कोर्ट की पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो उसे बोला जाता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मतलब मनी लिमिट के हिसाब से जो जुरिस्डिक्शन होता है उसे बोला जाता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो ये चारों तरह के जुरिस्डिक्शन आपको मैंने बताए हैं, आपको समझना है। फिर आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन ऑफ कोर्ट को, जब कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको तुम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, या तो वो डिक्री है, या तो वो ऑर्डर है, या वो जजमेंट है। ठीक है, अगर कोर्ट की डिक्री पार्टीज का जो सब्जेक्ट मैटर है जो केस का, उसके ऊपर फाइनली राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कोर्ट बताता है तो उसे डिक्री कहा जाता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है कि वो कोर्ट का वो डिसीजन जो डिक्री नहीं है उसे ऑर्डर कहा जाता है। और जजमेंट, डिक्री के साथ जब रीजन बताए जाते हैं तो उसे जजमेंट कहा जाता है। तो इसके अलावा हमें क्या करना था आज की मेन क्लास में, कंसेप्ट ऑफ अपील। 4 तरह की अपील होती है। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ओरिजिनल डिक्री के ऊपर आप किसी भी कोर्ट ने करी हो, कभी भी करी हो, चाहे उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, चाहे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व ना हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व हो, कोई आपसे पूछेगा नहीं। आप कोर्ट के फैसले के ऊपर फर्स्ट अपील आपको हमेशा अलाउड है। सेकंड अपील आप तभी होगी जब आप उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि 2 तरह के कोर्ट के सामने 2 तरह के सवाल होते हैं। एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ। जिसको आप एविडेंस से प्रूव करो उसे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बोलेंगे,
और जहां ला नाकाफी है, कोर्ट ने अपना ऑर्डर देके डिसीजन दिया है, उसे क्वेश्चन ऑफ ला बोलेंगे। जहां पे कानून नाकाफी है, कानून ने जो फैसला दिया है वो कानून ने जो फैसला दिया है उस फैसले पे जो कानून अवेलेबल है वो नाकाफी है, वो इनएडिक्वेट है। इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट लॉ, कोर्ट जो डिसीजन दे उसे बोला है क्वेश्चन ऑफ लॉ। लॉ नाकाफी है या लॉ क्लियर नहीं है, लॉ की इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो बेटा वो उसके ऊपर सेकंड अपील हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट अपील आपने देखा, सेकंड अपील आपने देखा, शाबाश। सेकंड अपील होगी जब कोर्ट आपको सर्टिफाई करके देगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। ठीक है, सेकंड अपील कहां होगी बेटा? सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट के पास होगी। ठीक है, हाई कोर्ट के पास सेकंड अपील होती है। थर्ड हमने पढ़ा अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। हमने कुछ अपीलेट ऑर्डर्स पढ़े। हमने देखा कि एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल, कुछ ही ऑर्डर अपीलेबल होते हैं, हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता। तो उनकी एक हमने लिस्ट बनाई है। सेक्शन 35A के अंदर जो ऑर्डर आया है वो अपीलेबल है, 91, 92 के अंदर जो ऑर्डर आया है वो अपीलेबल है, 95 के अंदर जो ऑर्डर आया है वो अपीलेबल है। ठीक है, और आपके ऊपर फाइन का ऑर्डर कोर्ट ने लगाया है तो आप उसको अपील कर सकते हैं। डिटेंशन का ऑर्डर लगाया है, आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने का ऑर्डर लगाया है तो आप अपील कर सकते हैं। तो ये सभी हमने लिस्ट बनाई बेटा, अपीलेबल कौन कौन से हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास कब अपील आप कर सकते हैं? आर्टिकल 132, 133, 134 प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप कब कब अपील कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो तो आप अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूज किया हो तो अपील कर सकते हैं। अपील आप कब कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने? जब हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफाई किया है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको समझ में बात आई होगी। इस मुद्दे पे कोई भी कंसेप्ट आपको डाउट है, आप व्हाट्सएप यूज करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे फोन कर सकते हैं। लेकिन फोन और व्हाट्सएप केवल वो स्टूडेंट्स करेंगे जो रजिस्टर्ड है मेरे साथ। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है वो डाउट्स आपने क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आप डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद मी। थैंक्स अ लॉट। सी यू in later sessions. Thank you.